हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल स्टडी। साइकोलॉजी क्लास 11th का एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं हम, जिसमें हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द 6th चैप्टर विच इज़ लर्निंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, लर्निंग के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उससे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा चैप्टर का, और थोड़ी कॉन्सेप्ट्स भी उसके ईजी लैंग्वेज में, ईजी टर्मिनोलॉजी में आपको समझ में आ जाएंगे। एंड देन आप इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लर्निंग का मतलब क्या होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे हर चीज़, दुनिया के बारे में सारी चीज़ें, उसे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, हर चीज़ पता होती है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में जैसे वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, जैसे सराउंडिंग्स में, जैसे लोगों के आसपास, जैसी सोसाइटी में, हर चीज़ से, जो उसकी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, उससे वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो सबसे पहले जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ 2-3 चीज़ें पता होती हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ही है जो वो कर सकता है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो एक्शंस, जो रिएक्शंस। अब जैसे भूख लगेगी तो वो रोएगा, ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, बट वो बता नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है, या उसे ये पता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। वो नेचुरली वो रिफ्लेक्स एक्शन उसका आ रहा है। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसे कुछ नहीं पता होता, तो वो जो किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी स्टिमुलस पे जैसा रिस्पॉन्स देता है, वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब लाइफ में वो बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो उसे ये समझ में आता है कि बहुत सारी लाइफ में हर सिचुएशन अलग अलग होती है। सम आर हैप्पी सिचुएशंस, सम आर सैड सिचुएशंस, और बहुत सारी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं। तो हर सिचुएशन में उस माहौल के, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना होता है, हमें रिस्पॉन्स देना होता है। तो उस वक्त पे जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, जो हमारा सीखा हुआ रिस्पॉन्स है, जो हमने सीखा कि हमें इस सिचुएशन में ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसे हम लर्नड रिस्पॉन्स या लर्नड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब, जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका बिहेवियर अलग था, बट जब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो उसके बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस आए। जो डिफरेंसेस आए उसके बिहेवियर में, वो किस वजह से आए? जो भी सिचुएशंस उसने अपनी लाइफ में एनकाउंटर करी, जो उसके एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी उसने देखा, जो भी उसने सीखा, उन सारी परिस्थितियों में से, उन चीज़ों की वजह से उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया। और वो चेंज ऐसा नहीं है कि वो एकदम टेम्परेरी था, कि बस थोड़े समय तक के लिए वो चेंज आया। अब उसने जो सीखा है वो हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक, या हो सकता है लाइफ लॉन्ग वो अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स में उन चीज़ों को इन्वॉल्व रखे, इंक्लूडेड रखे, और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करे सिचुएशंस पे। तो वो चेंजेस जो उसके बिहेवियर में आए, दैट वर रिलेटिवली परमानेंट। तो लर्निंग का मतलब यही होता है। लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज, कोई भी ऐसा रिलेटिवली परमानेंट चेंज किसी के बिहेवियर के अंदर आना, एंड विच चेंज इज ड्रिवन बाय और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो उस बच्चे ने सीखा कि उसे जब भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, अपनी मम्मा को बोलेगा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, और वो या तो वो खाना लेकर खाएगा। पहले तो वो रो रहा था, वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन था, बट उसने सीखा कि मुझे अब इस सिचुएशन में अगर आगे ऐसा होता है तो क्या करना है। अब वो ज़िंदगी भर जो चेंज आया उसके बिहेवियर में, वो परमानेंट है, मतलब एक ही बार के लिए नहीं है कि वो ऐसा करेगा, अब वो ज़िंदगी भर ऐसा ही करेगा। इसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग कोई एक्सपीरियंस होगा तभी हो सकती है, आप किसी परिस्थिति में पढ़ेंगे तभी तो आप कुछ सीखेंगे, आप अपने अनुभवों से ही सीखते हैं, ठीक है। फिर बिहेवियरल चेंज होते हैं, जो वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। अब दो टर्म्स ऐसे हैं जो काफ़ी कंफ्यूज किए जाते हैं लर्निंग से। पहला है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है? हैबिट आपको किसी चीज़ की होती है, आपको किसी चीज़ की आदत होती है, तो आप मे बी आपके बिहेवियर में वो चीज़ें झलकती हैं, या आपका आदताना बिहेवियर वैसा हो सकता है, मीन्स यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर वे बिकॉज इट इज़ योर हैबिट, ठीक है। बट ये हैबिट आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती। ये आपका बिहेवियर जो होगा, जो आपकी हैबिट की वजह से है, ये टेम्परेरी होता है, और ये धीरे धीरे वक्त के साथ कम भी होता है, और एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, एकदम से ख़त्म भी हो सकता है, शायद आपकी हैबिट बिल्कुल छूट जाए। तो किसी चीज़ की अगर आपको हैबिट है तो वो आपका लर्निंग में इंक्लूड नहीं होगा। हैबिट को क्या कहते हैं कि हैबिट किसी चीज़ की लगने में भी और छूटने में भी 21 डेज लगते हैं, ठीक है। तो इट इज़ टेम्परेरी, इट इज़ नॉट रिलेटिवली परमानेंट, इट इज़ नॉट फॉर लाइफ कि आप किसी सिचुएशन पे जैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी हैबिट की वजह से, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो इसलिए हैबिचुएशन जो है वो रिलेटिवली टेम्परेरी होता है, इसलिए वो आपका लर्निंग में इंक्लूड नहीं होता। और लर्निंग जो है उसे परफॉर्मेंस के इक्वल भी आप नहीं कह सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस से ये पता लगाया जा सकता है, इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि आपकी लर्निंग कैसी है।
बट योर परफॉर्मेंस इज नॉट वॉट योर लर्निंग इज. वॉट यू लर्न इज डिपिक्टेड थ्रू योर परफॉर्मेंस या रिफ्लेक्टेड थ्रू योर परफॉर्मेंस. मान जैसे आपने टेस्ट, आपका टेस्ट है कोई या एग्जाम है कोई, आपका परफॉर्मेंस जो है, लास्ट टाइम एक बार आपने टेस्ट दिया तो आपका जो परफॉर्मेंस था वो शायद उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, आपके मार्क्स कम आए. इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा वीक थी. नेक्स्ट टाइम जब आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा कि अब दो तरीके के लोग हो सकते हैं जो इसमें से दो चीज़ें ले सकते हैं. एक हो सकता है जो पेसिमिस्टिक होगा, वो सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मेरे मार्क्स नहीं आए तो मुझे मेहनत करके क्या फ़ायदा, उतने ही मार्क्स आने हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ. ये एक इंसान ने उस सिचुएशन से सीखा. और दूसरे इंसान जो हो सकता है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो वो ये सोचेगा, जो सही नज़रिया है इस सिचुएशन को देखने का, वो ये है कि यार मुझे इस टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैंने मेहनत करी थी, बट इससे मुझे ये पता चला कि जितनी मेहनत मैंने करी उतनी मेहनत काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा मार्क्स लाने के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए. तो उसने क्या किया, और अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छे से चीज़ों को लर्न किया, ठीक है. और जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसके मार्क्स अच्छे आए, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई. इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी लर्निंग भी अच्छी थी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, जो उसने समझा, जो उसने जाना, जो भी उसने सीखा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बारे में उसकी लर्निंग अच्छी थी. बट हम ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस जो उसने दी वही उसकी लर्निंग है सारी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो हैबिचुएशन, परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर. ये तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें आपस में कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है. नाउ लर्निंग हैज़ 7 टाइप्स. अब 7 टाइप्स की लर्निंग हम लोग कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशन में. तो हर लर्निंग अलग, एक दूसरे से अलग है. तो ये सारी लर्निंग हमें इस चैप्टर में कवर करनी है. वील स्टार्ट विद द क्लासिकल कंडीशनिंग इन दिस वीडियो. क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, एक कोई नेचुरल स्टिमुलस होता है, कोई भी नेचुरल सिचुएशन जो लाइफ में आ रही है और उस पर कोई भी ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स है वो तो नॉर्मल है. बट हम इसमें क्या करते हैं, हम एक एडिशनल स्टिमुलस लाते हैं, यानी हम जो नेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ एक और स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं और इसकी वजह से हम किसी इंसान में एक नया रिस्पॉन्स देना सिखाते हैं. हम सिचुएशन जानबूझकर पैदा करते हैं ताकि वो सिचुएशन में वैसा रिस्पॉन्स करे, हम उससे जानबूझकर वैसा रिस्पॉन्स करवाना चाहते हैं. अब इसमें 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, विच इज़ अनकंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब होता है जिसमें कोई कंडीशंस नहीं इन्वॉल्व हो, यानी जो नेचुरल स्टिमुलस है, जो अपने आप है, जो भी कंडीशन, उसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं. और उस अनकंडीशनड स्टिमुलस, उस नेचुरल स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स आता है ह्यूमंस का, उसे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी अनफिल्टर्ड है बिल्कुल, अनफिल्टर्ड है बिल्कुल भी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है. कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जो हम जानबूझकर करते हैं किसी का रिस्पॉन्स लेने के लिए. हम जानबूझकर किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करेगा ना, मतलब एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. तो अगर हम किसी को जानबूझकर परेशान करेंगे तो वो उसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा होगा, इरिटेट होगा, एनॉय होगा. तो हम जानबूझकर जो स्टिमुलस लगा रहे हैं वो उसे हम कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस. और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसे कंडीशन स्टिमुलस पे, जानबूझकर दिए गए स्टिमुलस पे जब रिस्पॉन्स आता है इंडिविजुअल का, उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं. अब इस लर्निंग को कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये हम लोग समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से, जो कि किसने किया था, इवान पी पेवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर. और उसके थ्रू उन्होंने हमें ये बताया था कि कैसे जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से हम कुछ सीखते हैं. तो लेट्स गो ऑन विद द एक्सपेरिमेंट. अब इसमें देखिए 4 आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, 4 सिचुएशंस हैं इसमें. सबसे पहली सिचुएशन है, उसमें दिख रहा है कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी फूड, खाना. अब खाना एक नेचुरल स्टिमुलस है कि खाना किसी भूखे इंसान के सामने अगर खाना आएगा तो वो क्या होगा, खाने के लिए जाएगा तो उसके मुंह में सलाइवा आएगा, ठीक है, सलाइवेशन होगा, विच इज़ नेचुरल. आप कोई टेस्टी खाना देखते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुंह में पानी आ गया उसे देख के, या भूख लगी रहती है तो आप कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है खाने को देखकर. तो व्हेन यू आर हंग्री और व्हेन यू वांट टू हैव समथिंग और व्हेन यू सी समथिंग टेस्टी, आपके माउथ में सलाइवेशन होता है. तो जब उस भूखे डॉग ने खाना देखा तो उसके माउथ में सलाइवेशन हुआ. इससे हमें समझ में आया कि ये उसका रिस्पॉन्स था इस कंडीशन पे, इस स्टिमुलस पे. नाउ हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, हमने एक बेल बजाया. अब ये बेल बजाना क्या है, ये हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ज़बरदस्ती में हमने उस सिचुएशन में उस बेल बजाई. अब जब हम बेल बजा रहे हैं तो क्या डॉग का सेम रिस्पॉन्स आएगा उस चीज़ पे जो फर्स्ट सिचुएशन में आया था, नेचुरल स्टिमुलस पे आया था? क्या वो सलाइवेशन होगा? नहीं, सलाइवेशन नहीं होगा. बेल की आवाज़ पे क्यों सलाइवेशन होगा?
बट थर्ड सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने बेल बजाई और बेल बजाने के तुरंत बाद हमने उसे खाना दिया, ठीक है। अब उसके खाना देख के उसके मुंह में फिर से सलाइवा आया। तो जब ये वाली सिचुएशन हमने बार बार हम ऐसा करते रहे, रिपीटेडली हम ये सिचुएशन रोज़ रोज़ हमने ऐसा ही किया कि हमने पहले बेल बजाई और हमने खाना दिया, हमने बेल बजाई और हमने खाना दिया, तो उस डॉग को ये समझ में आया कि जब बेल बजती है तब खाना मिलता है। तो जब बेल बजेगी तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी, अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने बेल बजाई और हमने खाना नहीं भी दिया, तो हमने देखा कि बेल बजाते ही उसके माउथ से सलाइवेशन होने लगा, यानी उसे खाने का फीलिंग आ गया, उसे समझ में आ गया कि अगर बेल बजी है तो मुझे खाना मिलने वाला है। तो इसे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ से हम किसी को यूज्ड टू करा देते हैं उस सिचुएशन से, तो वो रिस्पॉन्स उसी के अकॉर्डिंग देने लगता है। बार बार रिपीटेडली वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे उस इंसान के अंदर कुछ चेंज आ जाए। बट ये भी ऐसा है कि मतलब बहुत परमानेंट नहीं होता, एक टाइम के बाद ये लर्निंग अगर आप ये करना बंद कर देंगे, मतलब रिपीटेडली आप वो सिचुएशन नहीं लाएंगे, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो उसका बिहेवियर। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम ये सारी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो कंडीशनिंग के पहले क्या था, फूड को देखकर सलाइवा आ रहा था। कंडीशनिंग के पहले बेल को देख के क्या हो रहा था, कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा था, सलाइवा नहीं आ रहा था। बट कंडीशनिंग करते वक्त हम क्या कर रहे थे, हम बेल बजा के साथ में खाना दे रहे थे, तो सलाइवा आ रहा था। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जब हमने बेल बजाई खाली बिना खाने के भी, तो सलाइवा आने लगा, यानी उसे समझ में आ गया कि बेल बजी है तो खाना मिलेगा। तो अब डिटर्मिनेंट्स होते हैं कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग के, जिस पे डिपेंडेंट होती है क्लासिकल कंडीशनिंग की सिचुएशन, कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से क्या चेंजेस, क्या भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें हम चेंज करेंगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग में भी चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला होता है टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई, यानी आप कब बेल बजा रहे हैं और कब खाना दे रहे हैं। जो दो एसोसिएटेड स्टिमुलाई हैं उनके बीच में टाइम गैप कितना है। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि बेल बजा रहे हैं और साथ में खाना दे रहे हैं, दोनों साथ में प्रेजेंट किया जा रहा है, बिल्कुल टाइम गैप नहीं है, उसे हम साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहते हैं। डिटेल्ड कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं कि बेल बज रही है और जब बेल की मतलब बेल बजने का जो एंड टाइम आ ही रहा है तभी हमने उसको खाना दे दिया, यानी बेल अभी बज रही है बट खाना दिया हमने और बेल बंद हो गई। ऐसा करने पे ओवरलैप जहाँ पर होती है टाइमिंग, वहाँ पर हम डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं। ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब पहले बेल बजाई जाती है, पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस आता है, यानी पहले बेल बजाई जाती है और सॉरी कंडीशनड स्टिमुलस पहले आता है, पहले बेल बजाई जाती है, एंड देन जब बेल बजाना बंद हो जाती है उसके थोड़े मतलब 1-2 मिनट के गैप या कुछ सेकेंड्स के गैप के बाद हम खाना प्रेजेंट करते हैं, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग, जहाँ पर कुछ टाइम गैप होता है। और बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होता है, ये उल्टा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कंडीशनड स्टिमुलस बाद में देते हैं और अनकंडीशनड स्टिमुलस पहले दे देते हैं। इसका क्या ही फ़ायदा होगा, इस एक्सपेरिमेंट में तो इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, यानी अगर आप खाना पहले रख देंगे और उसके बाद आप बेल बजा रहे हैं तो इट विल हैव कोई नील इफेक्ट होगा, कोई ज़्यादा खास उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई, इससे भी क्लासिकल कंडीशनिंग में अंतर आ सकता है। सेकेंड वन इज टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई, मतलब कैसा कंडीशन जो मतलब जो नेचुरल स्टिमुलस है वो कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव स्टिमुलस है जो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है, तो आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आप जल्दी उस चीज़ को ग्रास्प करना चाहेंगे। और एवर्सिव का मतलब होता है कि कोई पेनफुल, कोई ऐसा स्टिमुलस जिससे हम दूर भागना चाहेंगे, तो हमारा रिस्पॉन्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी भी पॉजिटिव स्टिमुलस पे हमारा रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव होगा, हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हम उस चीज़ को अप्रोच करेंगे। एंड किसी भी नेगेटिव स्टिमुलस की तरफ हमारा रिएक्शन भी नेगेटिव होगा, हम उस चीज़ से दूर भागना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो जो पॉजिटिव होता है उसे एपेटेटिव कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे एवर्सिव कहते हैं। थर्ड वन इज द इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलाई। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलाई। अब यहाँ पे हम कंडीशनड स्टिमुलाई की बात करें, मतलब जो हम जानबूझकर स्टिमुलस ज़बरदस्ती वाला दे रहे हैं और उसे जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं नेचुरल स्टिमुलस से, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा होगा तो वो जल्दी कैच होगा, मतलब अगर रोज़ रोज़ हम बहुत घंटी बजाते रहेंगे तो डॉग सोचेगा भी कि यार रोज़ घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, वो जल्दी कैच कर लेगा उस चीज़ को। रादर दैन जब हम 2 बार ऐसे टिंग टिंग करेंगे और खाना दे देंगे तो वो एक अलग इफेक्ट देगा। तो यानी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा किसी भी कंडीशनड स्टिमुलस की, उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रास्पिंग पावर होगी, उतनी ही जल्दी वो इंडिविजुअल उस कंडीशन स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम पर्टिकुलरली 2 तरीके के, मतलब एक नेचुरल स्टिमुलस होता है और एक कंडीशनड स्टिमुलस होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जब एक हमें दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये दूसरा भी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब स्कूल में होता है ना
तो एक मान लीजिए फ्रेंड्स ग्रुप है, 3-4 लोगों का ग्रुप है, जिसमें 2 लोग तो वो इतने मतलब इतने ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि अगर एक स्कूल आया है तो दूसरा स्कूल आएगा, और अगर एक स्कूल नहीं आया तो दूसरा भी स्कूल नहीं आएगा। तो ये दोनों के बीच में क्या है, अब 1 दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, बार-बार ऐसा हमने देखा, नोटिस किया कि वो दोनों जिस दिन स्कूल आते हैं तो दोनों साथ में ही आते हैं, और अगर गायब होते हैं तो दोनों साथ में ही गायब होते हैं स्कूल से। तो एक दिन जब क्लास में वेट कर रहे थे, तो जब पहले बच्चे ने या पहले दोस्त ने एंटर किया क्लास में, तो सबके अंदर क्या, सबको समझ में आ गया कि अच्छा दूसरा भी आया ही होगा आज स्कूल। तो ये रिस्पॉन्स क्यों आया, बिकॉज हम उस चीज़ से यूज टू हो गए थे, हम वो दोनों आपस में इस तरीके से एसोसिएशन उनके बीच में था, एसोसिएशन हो गया था कि जिसकी वजह से हमें लगा कि अच्छा पहला आया है तो दूसरा भी आया होगा, या पहला गायब है तो दूसरा भी गायब ही होगा। तो इसी तरीके से हम दो स्टिमुलस के बीच में एक कनेक्शन बैठा देते हैं, और जिसके रिस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर जिसके हमारा बिहेवियर आता है। ठीक है, तो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ विल मूव ऑन टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज़ करते हैं, यानी हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू सिखाते हैं किसी इंसान को कि उसे क्या काम करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। हम उसे सिखाते हैं, जैसे बच्चा जब छोटा है और वो ग्रो हो रहा है, तो हमें उसे सिखाना है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो कभी चोरी करेगा, इवन एट अ स्मॉल लेवल, या नहीं भी करता है, तो भी हम उसे ये पता होता है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे डांट पड़ेगी, ये गलत काम है, या उसे मार पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए वो काम वो नहीं करता, तो वो चीज़ उसके बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होती है। बट हम क्या कहते हैं कि अगर तुमने खाना पूरा फिनिश कर दिया, खाना पूरा अच्छे से खा लिया, या अपना होमवर्क बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कोई चॉकलेट मिल सकती है, कोई टॉय मिल सकता है। तो हम उसके उस बिहेवियर को, उस पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज कर रहे हैं बाय गिविंग हिम रिवॉर्ड्स फॉर हिज परफॉर्मेंस या फॉर हिज बिहेवियर, जो भी उसका बिहेवियर है। तो इस तरीके से किसी को रिवॉर्ड्स देकर या किसी को पनिशमेंट देकर उसको किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ फोर्स करना, मतलब एनकरेज करना, उसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस तरीके से की जाती है। अब ऑपरेंट क्या होता है, ऑपरेंट होता है वो बिहेवियर या वो रिस्पॉन्स जो वो इंडिविजुअल दे रहा है किसी भी सिचुएशन में, एंड दैट रिस्पॉन्स इज़ वॉलेंट्री, मतलब वो अपनी मर्जी से वैसा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती बोला गया है ऐसा करने को। अब अगर कोई बच्चा अपने मर्जी से होमवर्क करने बैठा है, ठीक है, और आप उसे कह देते हैं कि अच्छा तुम होमवर्क कर रहे हो, तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसने अपने मर्जी से किया, लेकिन जब एक बार उसने अपने मर्जी से किया, पहली बार उसने अपने मर्जी से सारा होमवर्क कंप्लीट करके आपको दिखाया, तो आपने उसे अवार्ड दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो रिपीट करेगा उसी काम को, इस चाहत में कि उसे फिर से रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो पहली बार तो जो रिस्पॉन्स आता है वो नेचुरली आता है, वो वॉलंटरली आता है, वो अपनी मर्जी से ही करता है, उसको नहीं पता है कि मुझे इस काम के करने के बदले मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है या मुझे कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ऐसे बिहेवियर को, ऐसा रिस्पॉन्स जो वॉलंटरली करता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई एनिमल, कोई ह्यूमन बींग, जो किसी के कंट्रोल में आकर नहीं अपनी मर्जी से करता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेंट। ठीक है, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे सिखाई, बी.एफ. स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया और उसके अंदर उन्होंने एक माउस पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस स्किनर बॉक्स के अंदर एक लीवर था और बाहर रखा हुआ था कुछ फूड। अब उसमें ये था कि अगर वो लीवर को दबाएगा वो माउस, तो उसे खाना मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब माउस गया उस बॉक्स के अंदर और उसने एक बार लीवर को दबाया तो उसे खाना मिला। तो उसने कहा यार ये काम करने से तो बहुत फ़ायदा है, खाना मिल जाता है, उसे खाना मिला। तो वो फिर से जब नेक्स्ट टाइम वो उस बॉक्स में आया और फंसा, तो उसने फिर से लिवर दबाया, उसने देखा यार फिर खाना मिल रहा है। तो जब बार बार उसे उसके काम के लिए रिवॉर्ड मिलने लगा, तो वो वही काम करने लगा, वो सीख गया कि इस लिवर को दबाने से मेरे को खाना मिलेगा, अब मुझे यही काम करना है। इस तरीके से किसी को रिवॉर्ड या पनिशमेंट दे करके उसे कोई चीज़ करना, उसकी लर्निंग में कोई चेंज ला, उसके बिहेवियर में कोई चेंज लाना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब इसमें क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, किसी बिहेवियर को हम सिखाते हैं, मतलब इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है, ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज लर्नड, मेंटेन्ड और चेंज्ड थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो बिहेवियर हमने पहली बार किया उसके बदले में हमें क्या नतीजा मिला, उस नतीजे पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कैसे वो बिहेवियर करना है या नहीं करना है। तो जो नतीजा होता है उसे हम कहते हैं री इन्फोर्सर्स। री इन्फोर्सर्स मतलब जो चीज़ें हमें मोटिवेट कर रही हैं या जो चीज़ें हमें जो चीज़ें कारण हैं हमारे किसी बिहेवियर के होने या ना होने के पीछे, उसे हम री इन्फोर्सर्स कहते हैं। री इन्फोर्सर्स मतलब कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इवेंट जो हमारे किसी एक रिस्पॉन्स को बार बार करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिस किसी एक रिस्पॉन्स की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्स नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे को पता चला कि मैंने एक बार क्या किया कि मैंने होमवर्क नहीं किया और मैं बिना होमवर्क किए स्कूल चला गया, तो मेरे को पनिशमेंट मिला।
तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा रिस्पॉन्स इसके बदले में कैसा होएगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर बार होमवर्क करके जाऊँ। तो वो जो पनिशमेंट मिली मुझे, वो एक रीइंफोर्सर है, बट वो यहाँ पर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए रीइंफोर्सर है। यानी अब वो मुझे ऐसा करेगा कि मैं होमवर्क करके ही जाऊँ, मतलब ऐसा मैं काम ना करूँ, मैं होमवर्क करके ही जाऊँ ताकि मैं पनिशमेंट से बचा रहूँ। तो अब वहाँ पर मैं उस वैसे काम को, मतलब जो काम मैंने पहले गलत किया था उस काम को करने से मैं बच रहा हूँ, मैं एस्केप कर रहा हूँ कि मैं होमवर्क छोड़ूँ नहीं, कर लूँ। तो ऐसे कोई भी स्टिमुलस को, ऐसे कोई भी जो नतीजा आता है किसी बिहेवियर पे, उसे हम रीइंफोर्सर कहते हैं। अब रीइंफोर्सर जो है वो बहुत तरीके का, मैंने कहा 2 तरीके का हो सकता है। एक रीइंफोर्समेंट ऐसा होता है जिसका कोई प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस आता है, आपने पहला कोई बिहेवियर किया, उसमें आपको प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस मिला, तो आपका वो बिहेवियर जो है, वो रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। और कोई काम करने पर अगर आपको नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स मिला, जिस चीज़ से आपको कोई पेन हुआ, कोई हार्म हुआ, कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, आप उस चीज़ से दूर भागना चाहेंगे, आप वो काम करना छोड़ेंगे। तो आपका रिस्पॉन्स उसमें क्या होगा कि आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा कि यार मतलब मेरे को इससे बचना है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? हम भी तब से पनिशमेंट पनिशमेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर आपको पनिशमेंट मिलती है किसी चीज़ के लिए तो आप वो काम करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? आपका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। बट नेगेटिव रीइंफोर्सर का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ से भागते हैं। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया बिल्कुल करना वो काम, लेकिन आप उस चीज़ से भागते हैं। फिर भी आपका एक रिएक्शन तो आता है, मतलब अगर पनिशमेंट मिली तो आपने वो काम करना ही बंद कर दिया, तो आपका रिस्पॉन्स ही खत्म। बट जो नेगेटिव रीइंफोर्सर होता है उसमें क्या होता है, आपका एक रिस्पॉन्स तो आ रहा है, वो रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है। ये है बात, ये है डिफरेंस, ठीक है? अब पनिशमेंट का क्या खेल होता है, पनिशमेंट मिली तो हमने काम करना बंद कर दिया, तो जितनी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट उतना ही ज़्यादा आपका होगा कि आप उतने ही टाइम तक वो काम करना नहीं चाहेंगे। और हो सकता है कुछ लोग तो ज़िंदगी भर के लिए सीख जाएँ कि अब मुझे दोबारा ये काम नहीं करना है। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो उनको नहीं समझ में आता एक बार में, तो वो दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा पनिशमेंट मिलेगी, फिर कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, लेकिन फिर स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट उतने ज़्यादा टाइम के लिए उसका असर रहता है। ऐसा पनिशमेंट का क्या है, प्रिंसिपल है। अब नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट भी इफेक्ट करता है। पहला तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसका टाइप। अब नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट, अगर जितनी ज़्यादा बार कोई इंसान को, मतलब जैसे जितनी बार वो लीवर दबा रहा है उतनी बार उसको खाना मिल रहा है, जितनी बार वो लीवर दबा रहा है उसकी उतनी बार उसको खाना मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा बार उसे ऐसे रिवॉर्ड मिलता रहेगा या रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ को करना सीखता रहेगा और करता रहेगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा अवार्ड मिलेगा, उतने ही मेहनत से मैं वो काम करूँगा। भाई मेरे को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। जितना ज़्यादा अमाउंट रीइंफोर्समेंट का उतना ज़्यादा काम। क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी वही कि मतलब रीइंफोर्समेंट कैसा है, अच्छा है, कुछ प्लेजेंट है या कुछ नेगेटिव है, इस पर भी डिपेंड करता है। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, अब इसमें क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब मुझे काम करने के लिए, काम करने के कितने देर बाद मुझे कोई चीज़ मिली। जैसे क्या होता है, बच्चों का बर्थडे होता है, तो बर्थडे में उन्हें क्या चाहिए होता है कि नए कपड़े लेने होते हैं, सबका मन करता है कि नए कपड़े बर्थडे में मिलेंगे। अब आप अगर किसी को बर्थडे के दिन ही ला के कपड़े दे रहे हो, तब उसे ज़्यादा खुशी होगी, या बर्थडे बीत जाने के 1 हफ्ते बाद, 2-3 दिन बाद आप ला के दे रहे हो उसको, तब उसे ज़्यादा खुशी होगी? ऑब्वियस सी बात है, उसे ज़्यादा खुशी कब होगी, जब उसे बर्थडे के दिन ही मिलेगा। तो जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे किसी बिहेवियर के बाद उसको रीइंफोर्समेंट देने में, अवार्ड या जो भी उसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो देने में, उतना ही कम असर होता जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एवरी रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स, यानी हर बार उसको तुरंत अवार्ड मिल रहा है, ठीक है? इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, कुछ बार मिल रहा है, कुछ बार नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, वो थोड़ा हिचकेगा, यार कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, छोड़ो। और डिलेड रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत देर बाद, बहुत टाइम बाद मिलती है। लीवर अभी दबा रहा हूँ, खाना 4 दिन बाद मिल रहा है, क्या मतलब है शाम को करने का, छोड़ो हटाओ। या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें काम तो आप आज कर रहे हो लेकिन आपको सैलरी मिल रही है 4 महीने बाद, अब मेरा आज का काम तो चल नहीं रहा, मैं क्या करूँगा इस जॉब को करके, तो आपकी परफॉर्मेंस उस पर पुअर होती जाएगी, आप छोड़ देंगे वो काम करना। तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी आपके बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है इन केस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ देर आर सम डिफरेंसेस क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में। सबसे पहले कंट्रोल में क्या होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का, वो उसके कंट्रोल में होता है, वो चाहे तो लीवर दबाए चाहे तो ना दबाए, ठीक है? अब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करता है, वहाँ पे डॉग को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक्सपेरिमेंटर डिसाइड करेगा, तभी तो आप उसका रिस्पॉन्स देख पाओगे। यहाँ पर उसका बिहेवियर है, वहाँ पर उसका रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है? ये डिफरेंस है। रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, खाना देख के मुंह में पानी आएगा ही, उसने सोच समझ के पानी नहीं निकाला, आया अपने आप, रिफ्लेक्स एक्शन था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम वॉलंटरीली करते हैं, जानबूझकर करते हैं,
हमें मन करेगा तो लीवर दबाएंगे, मन करेगा तो नहीं दबाएंगे। टेक्निकल टर्म्स होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सिर्फ रिस्पॉन्स होता है और रीइंफोर्सर होता है, जिसकी मीनिंग हमने देखी। टाइप ऑफ लर्निंग क्या होती है? रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग होती है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग होती है। इसमें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है, यानी हम मतलब बिहेवियर को करके और उसके बदले में जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम, जो रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। क्लास कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तो बस उसी में हेर फेर करके डिफरेंस बना रखा है। तो ये हो गया डिफरेंसेस। नाउ देयर आर सम की लर्निंग प्रोसेसेस। सबसे पहले हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ा। रीइंफोर्समेंट का मतलब जो भी बदले में मुझे मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है या जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी मतलब ऐसे रीइंफोर्समेंट जो इंसान के सर्वाइवल के या ऑर्गेनिज्म मतलब इंसान ही नहीं, एनिमल्स भी होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं उसके गुजारे के लिए, मतलब उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है। ऐसा उसको कोई चीज़ मिलेगी तो वो ज़्यादा खुश होगा। अब जिसको खाने की ज़रूरत है वो ज़िंदा नहीं रह सकता उसके बिना, तो उसके लिए खाना ज़्यादा मैटर करेगा या खिलौना? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बेटा तुम्हें खाना खाना है कि तुम्हें खिलौने से खेलना है, तो वो क्या चूज़ करेगा? खाना, क्योंकि खाने के बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकता। ज़िंदा रहेगा तब तो खिलौने से खेलेगा। तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में क्या चीज़ें आती हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड। किसी हंग्री ऑर्गेनिज्म के लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा या कोई और चीज़? तो उसको भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए। तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट यानी जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में क्या आता है? ऐसा कोई स्टिमुलस जो कि आपके अंदर बिहेवियर लाता है आफ्टर वो किसी पर्टिकुलर प्राइमरी रीइंफोर्समेंट से जुड़ा हुआ है। आपको मिला फूड, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी इन्फोर्समेंट मतलब कि ऐसा कोई चीज़, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप खाना पूरा खत्म करेंगे तो आपको टॉय मिलेगा। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। इस रीइंफोर्समेंट को, इस रिवॉर्ड को मैंने क्या किया? प्राइमरी रीइंफोर्समेंट से जोड़ दिया। तब वो चीज़ आपको खुशी दे रही है कि यार मैं खाना खत्म करूँगा, मेरे को टॉय मिलेगा, तो खाना भी खत्म हो जाएगा पहले, लेकिन उसे खाना चाहिए क्योंकि उसको भूख लगी है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ एक्सटिंक्शन, जिसकी बात हमने पहले की थी कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से या ऑपरेंट कंडीशनिंग से भी, तो अगर आपके साथ बार बार वो चीज़ होना बंद हो जाएगी, रेपिटेशन उसका बंद हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर में से वो चीज़ें हटती जाएंगी, डिसअपियर होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। आप वैसा रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। यानी अगर आपको घंटी बजने पे खाना मिलना बंद हो गया, तो आप घंटी बजने पे आपके मुंह में सलाइवा क्यों आएगा? आपके नहीं, डॉग के मुंह में सलाइवा क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो यानी डिसअपियरेंस ऑफ अ लर्न रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स जो हमने सीख रखा है उसका डिसअपियरेंस होता है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द सिचुएशन। तो यानी रीइंफोर्समेंट हमने देना बंद किया तो वो रिस्पॉन्स आना भी बंद हो गया धीरे धीरे, इसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे दो सिमिलर चीज़ों को हम एक ही समझ लेते हैं। जैसे जब डॉग को बेल बजा के खाना दिया गया तो भी उसे सेम मतलब उसे लगा कि यार कोई ट्यून बजी या कोई टिंग टिंग की आवाज़ आई तो मुझे खाना मिलेगा। अभी अगले दिन हमने फ़ोन की घंटी बजा दी या अलार्म बजा तो भी उसको लगा कि मतलब सेम ट्यून का, तो उसको लगा कि अच्छा अब मुझे खाना मिलेगा, तो उसके मुंह में फिर भी सलाइवा आ गया। क्यों? क्योंकि वो सेम ट्यून मतलब सिमिलर ट्यून्स थी, तो उसको लगा कि दोनों सेम ही हैं, तो वो डिफरेंस नहीं कर पाया दोनों के बीच में। तो उसने क्या किया? जनरलाइजेशन कर दिया, मतलब दोनों चीज़ों को सेम ही समझ लिया। और उसका क्या हुआ? रिस्पॉन्स बाहर आया। जो उसने रिस्पॉन्स सीखा है वो उसने किसी और स्टिमुलस पे भी उसका सेम रिस्पॉन्स आ गया, यानी फ़ोन के अलार्म पे भी आ गया। तो इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? यानी आप अंतर कर लोगे, यानी अलग अलग स्टिमुलस में अलग अलग रिस्पॉन्स करोगे। कोई डॉग स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, वो समझ गया कि यार ये फ़ोन की आवाज़ है, ये तो बेल की आवाज़ नहीं है, तो उसके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा। वो डिफरेंस कर लिया दोनों स्टिमुलस के बीच में, दोनों स्टिमुलाई के बीच में, तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है कि कोई चीज़ आपने ज़िंदगी में सीखी हुई है और फिर थोड़े टाइम तक के लिए आपने वो काम करना बंद कर दिया, लेकिन एक वक्त पे वो आपके बिहेवियर में, जैसे बहुत टाइम तक आपने वो काम नहीं किया, लेकिन बहुत टाइम बाद हो सकता है कि वो आपके बिहेवियर में वो चीज़ थोड़ी थोड़ी झलके। जैसे कोई बच्चा, जैसे मैं हूँ, तो मैंने साइंस लिया 12th में, ठीक है। अब मैंने तो पीसीएम लिया, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी मैंने, मान लो मैंने पीसीएम लिया, तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी, बट मैंने वहाँ से 12th के बाद साइंस छोड़ दिया और मैंने कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, मैं कोई और सब्जेक्ट से पढ़ाई करने लगी। तो क्या होगा? लेकिन मेरे अंदर जो साइंस घुसा हुआ है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया है, बट कभी ना कभी लाइफ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो झलकेंगी कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, तो मैं कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को डालूंगी, या झलक सकती है बहुत सारी चीज़ों में। मैं कोई बात कह सकती हूँ या रियल लाइफ में कोई सिचुएशन हुई, से मैं साइंस से कनेक्ट करके उसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। तो ऐसे होता है कि आपके बिहेवियर में जो चीज़ें हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, वो एक बार के लिए ख़त्म तो हो जाती हैं,
थोड़े टाइम का पॉज आता है कि जब पहले होता है एक्विजिशन का प्रोसेस, जब आप वो चीज़ें सीखते हैं, जब आपने वो चीज़ें सीखना शुरू किया उसके बाद एक टाइम बाद एक्सटिंक्शन का प्रोसेस आता है जहाँ पर वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, आप वो रिस्पॉन्स जो आपने सीखा हुआ है वो आप करना छोड़ देते हैं, फिर एक पॉज आता है, बहुत लंबे नहीं थोड़े समय का एक पॉज आता है। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अचानक से फिर से ये ग्राफ ऊपर जाता है और आप फिर आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखती हैं, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, मतलब एक सेकंड थोड़े टाइम के लिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है अचानक से। तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी बिहेवियर में जो चीज़ें पहले थीं बाद में ख़त्म हो गई लेकिन अचानक से जागी और फिर ख़त्म हो गई, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अभी आते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस पे। लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब जानते हैं क्या? निराशा। हेल्पलेस मतलब चाह कर भी कुछ ना कर पाना, इसे हम कहते हैं हेल्पलेसनेस। और लर्नड हेल्पलेसनेस मतलब सीखी हुई निराशा, मतलब आपको निराश होना सिखा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। अब ये कैसे सिखाया जाता है? देखो, लर्नड हेल्पलेसनेस अकर्स व्हेन अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड रिपीटेड चैलेंजेस कम्स टू बिलीव दे हैव नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। यानी आप बार बार बहुत आपने लाइफ में इतनी चैलेंजेस देख लिए हैं और आपको बार बार इतनी फेलियर, जैसे क्या होता है, एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आप लाइफ में कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, बट हर इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आपने लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब देख लिया कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई जॉब का ऑफर आता है और इंटरव्यू के लिए आता है, तो आप क्या कर देते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ भी फेलियर ही देखने को मिलेगा। तो आप एकदम हेल्पलेस हो चुके हो। और आपने ये हेल्पलेसनेस सीखी कहाँ से है? ये लर्न हेल्पलेसनेस है, और ये सीखी कहाँ से है? सिचुएशन से सीखी है, जो लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई है ये हेल्पलेसनेस। कि मैं जाऊँगा अभी इंटरव्यू देने तो भी मैं चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से मैं करके आऊँ, मुझे रिजेक्ट ही हो जाना है, मुझे जॉब नहीं मिलनी है, तो आप जाओगे ही नहीं इंटरव्यू देने। तो इसे हम कहते हैं कि लर्न हेल्पलेसनेस। अब ये कैसे किया गया, कैसे चेक किया गया? एक मतलब ये डॉग्स हैं, पहले पिक्चर में डॉग है, डॉग को क्या किया गया, करंट दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक जोन में है वो और उसे करंट दिया जा रहा है। अब जब वो एक केज में बंद है तो क्या वो वहाँ से एस्केप कर सकता है, भाग सकता है, हट सकता है? नहीं। उसने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, अगले दिन फिर यही काम हुआ, उसने बहुत हाथ पैर मारा, हाथ एक हफ्ते तक हमने 7 दिन तक 10 दिन तक उसके साथ लगातार ऐसा ही किया। और उसने देखा कि यार मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरे को जब करंट लग रहा है, मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं बाहर तो यहाँ से जा नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा है मेरे इतने हाथ पैर मारने का? अब दूसरे पिक्चर में जो डॉग है उसने क्या किया, वो तो अपना आराम से जब कूद के गया, मतलब एक तरफ इधर शॉक उसको मिला तो वो कूद के दूसरे पार्ट में चला गया, वो बच गया, उसको कोई हेल्पलेसनेस नहीं है। तो अब जब इन दोनों तरीके के डॉग्स को एक साथ रखा गया इलेक्ट्रिक जोन में और वहाँ पर शॉक दिया गया, तो अब तो वो जो पहले जो डॉग बंद था, अब तो वो भी खुला हुआ है, अब तो वो भी जा सकता है, जंप कर ले अगर वो दूसरी साइड, तो वो बच सकता है शॉक से। बट चूंकि वो इतना ज़्यादा यूज टू हो गया है फेलियर से, इतना ज़्यादा निराश हो चुका है लाइफ में, इतना ज़्यादा उसने अपनी किस्मत पे भरोसा कर लिया है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मुझे बचना नहीं है, मेरे को शौक लगेगा ही, इसलिए उसने कोशिश ही करना बंद कर दिया। और वो पड़ा हुआ है वहीं, शौक खा रहा है, और बाकी सारे डॉग जो है वो कूद के चले गए सेफ जोन में, क्योंकि उन्हें पता है वो चले गए, वो चले जा सकते हैं। बट ये इतना निराश हो चुका है कि मैं चाहे जितना भी हाथ पैर मारूं, मेरे को करंट तो खाना ही है, तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का, पड़े रहो आराम से। तो वो वहीं पर बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक जोन में और शौक खा रहा है। तो इसे हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। यानी आप बार बार जब किसी सिचुएशन में पड़ते हो ना, चैलेंजेस में, और आपको नेगेटिव ही उसका वो मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो आप कोशिश करना छोड़ देते हो, आप निराश हो जाते हो, उसे हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। तो ये था आपका पहला वीडियो इस चैप्टर के ऊपर। इसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशनल और कॉग्निटिव लर्निंग, ये सारे चीज़ें कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ येस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।